नमस्कार, मैं कशिश चौबे क्राइम प्लस न्यूज़ से अपनी बात अपनों के साथ कार्यक्रम में मैं अपने दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील सिंह सर जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसे कि हमारा अभी भारत सरकार ने एक मुद्दा लागू किया, सबसे मुद्दा जो हुआ है लागू किया है एक्ट, जिसका नाम है यूजीसी। तो सर, इस पे आपका क्या राय रहेगा? सबसे पहले मुझे आपने अपने स्टूडियो में समय दिया है जी। देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर बोलने के लिए, जी सर। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुद्दा उठाया यूजीसी का। हालांकि यूजीसी जो है अभी न्यायालय के पक्ष में चला गया है जी। न्यायालय उसके ऊपर अपना संज्ञान ले लिया है और जो उसकी खामियां थी उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उसने दोबारा से बिल को संशोधित करने का आदेश दिया। बात ये नहीं है कि बिल बना, यूजीसी बिल 2026 बना, बन के लागू भी हो गया जी। और उस यूजीसी बिल की कमेटी में नियर अबाउट 17 सवर्ण मेंबर थे, जिसको हम बोलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी बोल लीजिए, जिसमें सभी लोग आ जाएंगे। वो लोग क्या कर रहे थे? क्या वो लोग सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए थे? तो सर मतलब आपको मैं रोकना चाहूंगी, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि आप इस मुद्दे में हमारे पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में हैं, जो क्योंकि जो मुद्दा अभी चल रहा है सबसे ज्यादा जो हमारे सांसद बैठे हैं हमारे जगहों पे पोजीशंस में, चाहे वो विधायक हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो उस चीज को भी लेके अगेंस्ट में हैं। तो उस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, जितने सांसद और विधायक बहुत कम मात्रा में इस बिल का विरोध किए हैं खुल के, जबकि होना ये चाहिए था कि एक सुर में सबको विरोध करना चाहिए था। बात ये नहीं है कि यहाँ पे किसी का शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी पहले बहुत हो चुका है 90 के दशक से। अभी मैं एक आपको श्रृंखला बता रहा हूँ कि सपोज करें कि इन लोगों ने कैसे बांटा है। रिजर्वेशन आया, रिजर्वेशन में एक बच्चा उसको एडमिशन लेना है तो 100 मार्क चाहिए। फिर उसके बाद उस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए फुल पेमेंट करना है। जब वो आ गया उस एजुकेशन को, उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, उसको पास होने के लिए 100% मार्क चाहिए। देन उसके बाद अब यूनिवर्सिटी में पहुंच रहा है, किसी तरीके से वहां तक पहुंच भी गया, तो अब समाज में ये डिस्क्रिमिनेशन कि भाई अब वहाँ पे आपको कोई आंख तरेट दिया और आपको महसूस हो गया कि मुझे मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, तो जाके कंप्लेन कर दें ऑन कास्ट बेसिस। कास्ट बेसिस। हाँ जी। तो ये जो जाति बेस पे इन लोगों ने जो भेदभाव उसमें डाला है, इससे ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी का नुकसान हो रहा है, पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। हम 3-4 कैटेगरीज में बंट गए। जी सर, कैटेगरीज तो पहले से ही थी जो बनाई गई हैं, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारे जनरल कैटेगरी वाले लोगों को ही हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक बात ले लीजिए कि अगर हमारे एससी एसटी के बच्चे, जैसे जनरल कैटेगरी के किसी ने कुछ बोल दिया हमारे एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को, ठीक है, तो उस पे तो फॉल्स कंप्लेन भी वो करके कर सकते हैं, बैकफायर तो जनरल कैटेगरी वाले लोगों पे भी हो गया। तो ये तो हमारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो आगे चल के उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल होगा। वो तो करिए, वो तो कोर्ट के कचहरी के बर्बाद होगा अगर मैंने आपको टारगेट कर ही लिया कि मैं इनको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जी। सपोज करिए कि वो 3-4 कैटेगरी के बच्चे एक ही साथ में पढ़ रहे हैं, अब उनको एक ऐसा टूल इन लोगों ने पकड़ा दिया है कि अगर वो प्रगति कर रहा है तो किसी तरीके से उसको पीछे खींच दो। जी, कुछ मत करो, एग्जाम के टाइम पे उसको डिस्टर्ब कर दो। अच्छा, सबसे बड़ी बात इन्होंने जो खामी जो रखी कि भाई सबको कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए एक सिस्टम बनाया। अभी एक पंडित को कोई बोलता है कि पोगा पंडित है, भाई ये तो जातिवादी टिप्पणी हो गई ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी शिकायत तो ब्राह्मण कहाँ करेगा? जी, इसका कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान नहीं दिया। तो ऐसा क्यों किया ये लोग? तो ये जो मेंबर्स बैठे हुए थे, क्या वहाँ पे केवल सिग्नेचर करने के लिए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। ये जनता ने उनको चुन के बस ऐसे जाके बस साइन करने के लिए भेजा है। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे बैठे हुए पोजीशन पे संसद है, विधायक हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनकी ना कोई वीडियो ये पढ़े लिखे नहीं है। ये पढ़े लिखे नहीं है। ये क्या सोच रहे हैं कि इनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? ये जो सांसद और विधायक जो नहीं बोल रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि सुरक्षित रहेंगे?
इनकी भी बेटी को जाके कोई प्रपोज करेगा, वो मना करेगी, मुकदमा होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन सर अगर उसमें भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तो, कि ये तो इस कास्ट की हैं, ये तो नीचे कास्ट की हैं, फिर कास्टिज्म तो इन्हीं लोगों ने भैया लगाया है, कास्टिज्म तो इन्हीं लोगों ने लगाया है ना, कि एक बच्चे को इतनी फीस भरनी है, दूसरे बच्चे को इतनी फीस भरनी, इसको इसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा, उसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। ये एक जो बच्चा है, आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन के लिए जाइए, ठीक है, तो अभी उसमें SC ST OBC जनरल कैटेगरी 4 के लोग जाते थे, अभी एक 5वां जो है EWS जुड़ गया, ठीक है, तो वो जो बच्चा एडमिशन करके चले, ठीक है, 5th क्लास तक उसको समझ में नहीं आया, 6th क्लास के बाद वो फीस जमा कर रहा है, तो उसको नहीं पता चल रहा है कि इसकी फीस माफ है, इसकी लग रही है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल पता चल रहा है। जब मार्क लेके आ रहा है बंदा, जब एडमिशन के लिए जा रहा है कहीं पे, तो उसको नहीं पता लग रहा है कास्टिज्म का, नहीं, उस लड़के को पता चल रहा है कि मैं तो ले आया 90 नंबर, इसका तो 45 में भी हो रहा है। सर ये जो कास्टिज्म भी तो है, कास्टिज्म धीरे धीरे, अब जो फैसला इन लोगों ने 90 के दशक में लिया, वो धीरे धीरे आज की जनरेशन फर्क समझ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जेनजीज जो हमारे एडल्ट एज के हैं, एडल्ट एज है, अब उन सब चीजों से वो लोग सफर भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और ऐसा सबसे नहीं कि सफर ज्यादा नहीं कर उच्च रहे हैं। श्रेणी के लोग। हाँ, ये हो सकता है कि काफी मतलब पेरेंट्स ने, खास करके जनरल कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी, उनको पता है कि हमें सरकारी महकमे में जॉब कम मिलेगी, या तो हम बहुत आउटस्टैंडिंग हमारा लड़का होगा, बच्चा होगा, तभी पाएगा, तो लोगों ने अपने स्किल की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है, स्किल्ड बन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाके अच्छा कर रहे हैं। सर लेकिन इसमें भी तो एक छोटा सा जैसे एग्जांपल देंगे, जब सिविल सर्विस के एग्जाम में हमारे बच्चे बैठते हैं, खास करके जनरल कैटेगरी के लोग, तो आप उसमें देखिए कि अटेम्प्ट जब होंगे तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को सिर्फ 4 बार अटेम्प्ट दी जाती हैं, और यही अगर दूसरी तरफ SC ST और OBC के बच्चे हैं, उन लोगों को 6 to 7 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। फिर इस चीज में क्यों अलग है? ये चीज, इस चीज का भी तो ये होना चाहिए ना, सबको बराबर की तरीके से श्रेणी से देखना चाहिए। देखें तो हमारी व्यवस्था जो है अब दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है, समय समय पे, ठीक है, 90 के दशक में रिजर्वेशन लागू हुआ समानता के लिए, 20 साल के लिए प्राविधान हमारे संविधान में है, ठीक है, दिया गया, उनको बराबरी पे लाया गया, लेकिन अब थोड़ा सा गलत हो रहा है। अब आप रिजर्व कैटेगरी में ही चले जाइए, रिजर्व कैटेगरी का जिसको जरूरत है उसको मिल ही नहीं पा रहा है, वो तो बेचारा आज भी हाशिए पे फेंका हुआ है। जिसके घर में एक जॉब 90 के दशक में मिल गई, उसी के घर में मास्टर पैदा हो रहे हैं, उसी घर में PCS पैदा हो रहे हैं, उसी घर में इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, वो उनका हक खा रहे हैं जो उनके भाई पीछे बैठे हुए हैं। इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने, सबने समय समय पे आवाज उठाया है, सबने समय समय पे सहूलियतें दी हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अगर आकलन जाके करें धरातल पे जाके, तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी उस हाशिए से ऊपर उठ ही नहीं पाए। क्या ये लोग बात करेंगे, क्या संविधान बनाते हैं, संविधान या नियम कानून लगाते हैं? सर जैसे अभी जैसे मैं आपसे सवाल करूंगी कि जो ये UGC एक्ट लागू हुआ है, ये कागजों स्तर पे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि रेगुलेशंस इन्होंने मतलब बढ़ा दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पे किस तरीके से जो शिक्षकों को सबसे ज्यादा भी प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे एक शब्द में जानिए कि इन लोगों ने जातिगत डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया जी। ये जो बिल है जातिगत डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया, और इसमें देखिए एक इकोसिस्टम बन गया, ST से डरे SC, SC से डरे OBC, OBC से डरे जनरल, बिल्कुल, ये तो एक साइकिल चल पड़ी। और अब इन चारों का बेनिफिट किसको होगा? सरकार को। कहीं सरकार को नहीं होगा, हमारे यूथ है जो है ना, वो डंप हो जाएंगे, इनका माइंड सेट डंप होता है, माइंड जो है डंप होना शुरू हो जाएगा, खुल के बोल नहीं पाएंगे, खुल के चल नहीं पाएंगे। अब एक स्कूटी पे एक जनरल और एक OBC दोनों ट्रेवल कर रहे थे, इन लोगों ने ऐसा बिल ला दिया कि वो कल से 2 स्कूटी पे हो जाएंगे। तो ये तो वो बात होगी ना सर कि दोस्ती भी हम अपने कास्ट को देख के करेंगे। बिल्कुल, अब इन लोगों ने भाई रिटर्न में ला दिया, संभल के रहना, क्या पता है, मैं, अब मेरी आपकी दोस्ती है जी, किस मोमेंट पे मेरे मजाक में या दोस्ती के नाते, दोस्ती का लोग बोलते हैं कि जब एक साथ जो पढ़ता है उसके भाषा में एक अलग ही लहजा रहता है जी, कोई किसी भी, चाहे वहाँ पे संविधान निर्माता बैठे हुए हैं लोग जो करते हैं, उनके साथ भी जो लोग पढ़े लिखे होंगे, चाहे नर्सरी में, जूनियर में, यूनिवर्सिटी में, जो मित्र होता है, मित्रवत जो व्यवहार होता है और जो भाषा होती है, वो सारी भाषाओं से अलग होती है, चाहे वो भीड़ में हो, अकेले में। अब क्या पता मुझे तो नहीं पता है कि आप किस मूड में हो, किस मोमेंट पे आपको बुरा लग जाए और मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, तब अभी अलर्ट मोड में रहेगा ना वो। बिल्कुल। बीच में एक
पर्दा खींच दिया लाइन, गया, हाँ एक वो थिन लाइन बना दी गई बना दी गई ना जी। कि भैया कुछ भी हो, हम चाहे कितने भी घुले मिले हैं, एक ही रूम में यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे रहना है। और अगला फ्री है कि ये तो मेरे कुछ बोल ही नहीं सकते, मैं भले बोलूं, ये तो बोल ही नहीं सकता। तो फिर सर इस पे सुधार कैसे हो सकता है, इस पे क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं सरकार? और रिफॉर्म सरकार ले आए, जैसे बाकियों को कंप्लेन करने के लिए एक फोरम दिया है जी कि भाई अगर SC ST OBC के साथ अगर कोई जातिगत दुर्व्यवहार होता है तो उसकी कंप्लेन करेगा, उसकी जांच होगी, उस पर मुकदमा चलेगा। जी वैसे ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि भाई अगर आपके पास ऊपर भी अगर जातिगत टिप्पणी होती है तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल दूसरा ये, अगर कोई गलत रिपोर्ट करे, गलत ब्लेम लगाए, गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करे, तो उसको पेनल्टी भी लगनी चाहिए। इसका कहीं प्रावधान नहीं दिया इन लोगों ने, जी बिल्कुल एक तरफा टोटली चला गया। नहीं तो इतना कोई विरोध करने नहीं जाता। आपने बिल्कुल बनाया, UGC बिल बढ़िया बनाया, आप चाह रहे हो कि यूनिवर्सिटी में सामंजस्य बने रहे, तो सामंजस्य बनाने नहीं, बिगड़ने वाला काम कर दिया। ये लोग क्या भूल गए थे कि तिलक तराजू और तलवार, ये नारे हमारे ही देश में लगे हैं ना। JNU में कैसे कैसे नारे लगे हैं, ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ, ये जातिगत टिप्पणी नहीं हो गई, बिल्कुल। फिर इसकी शिकायत ब्राह्मण कहाँ करेगा? तो यही लॉ लाने के लिए तो, इसीलिए तो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार हो चाहे कोई भी, जो लोग बना रहे हैं, आज उनके दिमाग में जो ये चीज चल रही है कि हम ये 10% 5% हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उनको मैं आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने इतिहास को एक बार जाके खंगालें, उन रजवाड़ों को, उन रियासतों को और उन जौहर करने वाली महिलाओं को। अगर वो ऐसा नहीं करती तो हमारी भी संख्या होती। बिल्कुल, ये बात लेकिन तो राष्ट्र ठीक को है। प्रोटेक्ट किसने किया, लड़ा कौन है, कौन लड़ा है? सबसे ज्यादा हमारे जो सर्वेंट, जो हमारे जनरल कैटेगरी तो वही थी, सबसे कौन लड़ा है ज्यादा राष्ट्र के लिए? ब्राह्मण ठाकुर ही आए हैं। राष्ट्र के लिए कौन लड़ा, कौन मारा गया, किसकी रियासतें खत्म हुई, किन की पीढ़ियां खत्म हुई हैं? है इनके पास कुछ आकलन? फिर बोलेंगे कि जो है अनरिजर्व कैटेगरी वाले लोग बोलते हैं, हम लोग बहुत बर्दाश्त करते हैं। सर आरोप है कि UGC एक्ट को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, क्या शिक्षा भी अब चुनावी मुद्दा बन चुकी है? अब सरकार या UGC बिल लाने वाले तो यही सोच रहे हैं कि हम बाकियों को अलग अलग तरीके से बांट चुके हैं, अब शिक्षा में आके यूनिवर्सिटीज में भी इन लोगों को बांट दें, और बांट ही दिए हैं, तो बांट ही दिए। हाँ जी जी बिल्कुल। अब ये जो खाई खोदी गई है, अगर यहाँ पे न्यायपालिका अगर नहीं हस्तक्षेप करती तो ये खाई बहुत बड़ी होने वाली थी जी। भला हो न्यायपालिका बीच में आई और उन लोगों ने इस चीज को समझा, ब्रेक दिया है, इनको संशोधन करने के लिए समय दिया है, और समय रहते इन लोगों को ये चीजें संशोधित कर लेनी चाहिए। करिए, आप बिल ले आइए, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन एक को हीरो बना रहे हो, दूसरे को विलन बना रहे हो, ये तो पहले से ही हो गया ना कि जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा है वो हीरो है और जो अनरिजर्व कैटेगरी का है वो विलन हो गया है, बना दिया ना एकदम से। बिल्कुल, जिस हिसाब से अभी ये लागू हुआ है उस हिसाब से तो ये क्लियर दिख रहा है, विलन बना के आपने छोड़ दिया है। अब इससे दुष्परिणाम क्या निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दुष्परिणाम इससे ये निकलेगा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है, आज के 10 साल 20 साल के पहले वाले लोग जो थे, उनसे बर्दाश्त करने की क्षमता घटी है, परिवार में नहीं लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका ऐसा भयावह दुष्परिणाम निकलेगा कि अपराध और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो अगर हमारा युवा आपराधिक प्रवृत्ति में लग जाएगा, अब अगर मान लीजिए कि किसी को ये महसूस, किसी मोमेंट पे लगा कि लड़के को कि मेरे ऊपर तो अब SC ST का ब्लेम लग चुका है, मेरे को जेल जाना ही है, अब तो मेरा लाइफ खराब हो गया, मुकदमा लग गया, मुझे आगे जॉब मिलेगी नहीं, अगर वो ओवर थिंकिंग में जाके डिप्रेस होके और कहीं 302 307 का केस कर बैठे कि मैं तो जा ही रहा हूँ अब जहन्नुम में, 2-4 को और लेके चला जाता हूँ,
तो सबसे ज्यादा सर मेंटली डिस्टर्ब तो हमारे जनरल कैटेगरी वाले लोग ही हो रहे हैं ना। डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं होंगे? तो इसका प्राविधान कैसे निकालेंगे? जो अभी एक्ट मार्च में भी इसको और बढ़ा दिया गया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि क्या आपको लगता है कि इसका एडवांटेज वो सरकार हमारी सुप्रीम कोर्ट निकालेगी कि इसका डिसएडवांटेज होगा? सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता निकाल पाएगी, ये लोग तो अब नहीं निकाल पाएंगे। तो इन लोगों ने तो मतलब एक ऐसी मुद्दा देश में छेड़ दिया जो कि नहीं छेड़ना चाहिए था। और इन लोगों को अगर हकीकत में है तो अब इन लोगों को रिजर्वेशन के ऊपर रिवाइज करना चाहिए कि भैया 20 साल हो गया, जो हमारे संविधान ने लागू किया था, बाबा साहब ने बोला था कि इतने साल तक ही रहने देना है, उसको क्यों नहीं ये लोग रिवाइज करते हैं? बिल्कुल, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे जो विधानसभा में बैठे हुए विधायक जी लोग हैं, संसद में बैठे हुए सांसद जी लोग, क्या इन लोगों को नहीं पता कि उनके क्षेत्र में किस किस कैटेगरी के लोग गरीब हैं, किस किस की बेटे बेटियां पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसके घर पे किसको किसको अभी आवास नहीं मिला है? इनकी आंखें बंद हैं। ऐसे तो इनके पास सारा पूरे देश का डेटा है। ऐसे अगर देखा जाए तो इनके पास एक एक घर का डेटा है, किसके घर में कितना वोट है उसका डेटा है, लेकिन इसका डेटा नहीं है कि किसकी बेटी कुंवारी बैठी है, पैसे के बिना शादी नहीं हो रही है। तो सर ये आपको और हर आदमी सक्षम है क्या कि सरकार से जाके लड़ ले? और सरकारी सिस्टम को आपको नहीं पता है कि एक एप्लीकेशन लेके जाओ, आपके चप्पल घिसवा देंगे। बिल्कुल, ये तो है सर। तो हमारे जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? हमारी सहायता के लिए ना। जो हमारी व्यवस्था बनी है जी, त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी, उसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हर स्तर के, ये इन्हीं लोगों का काम है ना। बिल्कुल बिल्कुल उनका काम है। लेकिन सर जैसे कि अभी फिलहाल में हमारा यूपी चुनाव आने वाला है, अभी 2027 में विधायकी भी चुनाव बहुत लोग लड़ेंगे, तो क्या ये ऐसा इस वजह से है या फिर इन लोगों की जो बोली इक्वालिटी नहीं निकल रही है? क्योंकि सब अंदर ही अंदर जान रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं संसद में चाहे वो लेजिस्लेटिव में, सबको पता है कि क्या चीज हो रही है और क्या नहीं हो रही है। देखिए, संसद में बैठे लोगों को तो मैं नहीं, वो तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, मैं उसके ऊपर टिप्पणी क्या करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये लोग अनरिजर्व कैटेगरी को टॉलरेट करते हैं। उनके 10%, 5% या 17% जो हमारी वोटिंग है, क्योंकि इनको वोट चाहिए, वोट की राजनीति है, सबको पता है, वोट नहीं है तो सरकार नहीं। लेकिन ये लोग टॉलरेट करते हैं कि इनसे अगर ये नहीं भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने गलत किया, विपक्ष को बोलना चाहिए था। बिल्कुल। कौन सी गवर्नमेंट ने बोला? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन सी विपक्षी पार्टी बोली? केंद्र में कौन सी विपक्षी पार्टी बोली? इसका मतलब है कि अनरिजर्व कैटेगरी के ऊपर सबके मंसूबे सेम हैं, बिल्कुल एक तरीके के हैं, किसी ने नहीं बोला जी, कुछ गिने चुने लोगों ने बोला है। इन लोगों से तो सबसे बढ़िया है जनसत्ता दल के श्री रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने आवाज उठाई, सबसे पहले बोला। तो सर ये हम इससे आपके जवाब से ये मान लें कि जितने भी हमारे बैठे हुए हैं, चाहे संसद हो, विधायक हो, जितने भी पॉलिटिशियन हमारे बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये पता है कि हमारे बच्चे तो सिक्योर हैं, अब हमें आगे नहीं बोलना है, कि ये चुनावी पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं या फिर जैसे कि पर्सनल ओपिनियन से अपने सब कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने तो गलती कर बैठी जी, ठीक है, इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दिया है कि जिसका भरपाई इन लोगों को बड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए ये लोग बुद्धिमान हैं, अपनी टीमें बैठाएं, रिसर्च करें, लोगों से जाके मिलें। और ये जो नया यूथ है ना, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग अलर्ट हो जाओ, आप लोग अलर्ट हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ो जी, आओ आगे निकलो। अब तो सोशल मीडिया का हमारे पास सबसे अच्छा साधन है। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट का अपना विरोध जरूर जताओ अगर कुछ गलत हो रहा है तो, क्योंकि अगर आप चुप बैठोगे तो कहीं ना कहीं विलन आपको बना दिया जाएगा। तो सर हमारे बच्चे भी तो सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के, लेकिन इसमें बीएसपी की जो हमारी पार्टी है, जो चीफ है, उनका कहना है कि ये अनएप्रोप्रिएट चीजें हैं, क्यों कहा जा रहा है? मायावती ने ये स्टेटमेंट दी हुई है। वो लोग अपने सब राजनीतिक लोग हैं, अपने हिसाब से देंगे। हम और आप प्रभावित हो रहे हैं तो हमको अपने हिसाब से सोचना है। तो सर मतलब बेसिकली हमारे दर्शकों को एक लास्ट मैसेज दे दीजिए कि मतलब जो खास करके एडल्ट हैं, जो हमारे जेनजी जनरेशन के लोग हैं, वो जितना प्रोटेस्ट किए उनके ऊपर ही बैकफायर चीजें हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिक्स में लोग बैठे हुए हैं। जेनजेड वालों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और फिजिकली
जी। आप लोग ऐसे लोगों के साथ आइए जो आपको इस मुहिम में साथ दें। उन लोगों के साथ बिल्कुल मत जाइए जो आपके लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर, जिस तरीके के आपने अभी उत्तर दिए लास्ट में हमारे दर्शकों को ये बताया कि किस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारे कार्यक्रम में आके आप अपनी एक समय कीमती निकाल कर आप हम लोगों के लिए इतना सब कुछ किए और आज आके बताया अपनी सारी चीज़ें। मैं बस यही चाहूँगी, मैं अपने शब्दों को यहाँ पुण्य विराम करूँगी और आप बने रहिए हमारे क्राइम प्लस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।